वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग पूर्व मध्यकाल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसे राजपूत काल या सामंतवादी काल कहते हैं, जो कि 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी या फिर 12वीं शताब्दी तक अंत हो जाता है। 750 से उसे 1206 ईस्वी तक लगभग माना गया है। डेट एग्जैक्ट नहीं है, बस याद रखेंगे कि 8वीं शताब्दी से 11वीं से या 12वीं शताब्दी तक, जिसमें हम लोगों ने कन्नौज के त्रिपक्षी कन्नौज पर अधिकार करने वाले 3 बड़े साम्राज्यों को देखा, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। एक पाल वंश, जो कि बंगाल के इलाके में था, दूसरा दक्कन के क्षेत्र में राष्ट्रकूट वंश, और तीसरा गुर्जर प्रतिहार वंश, जो कि भारत के गुजरात के तरफ का जो इलाका था उधर। और तीनों ने दक्कन के, जो कि गंगा का मैदान था, उत्तरी गंगा का मैदान, तो वहां के उपजाऊ भूमि पर कब्जा करने के लिए कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष किया। और तीनों के बारे में हमने काफी डिटेल में देखा, बारी बारी से उसके शासन को, प्रशासन को और अन्य सारी व्यवस्थाओं को। उसके बाद इस वीडियो में हम लोग तीनों के शासन के बीच तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, उनके प्रशासन के बीच, उनके व्यापार और वाणिज्य के बीच, और कुछ अन्य तथ्यों को देखेंगे। उसके बाद ये पूरा जो त्रिपक्षीय संघर्ष का जो शासन वंश है और राजपूत वंश, उसका 70% हिस्सा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो कुछ छोटे छोटे वंश रह जाएंगे राजपूतों का, वो हम लोग देखेंगे, और ये पूर्व मध्यकाल पूरी तरह से हो जाएगा समाप्त, अर्थात राजपूत काल हो जाएगा समाप्त। इसके बाद हम लोग चलेंगे बहमनी साम्राज्य पे, और फिर सूफी आंदोलन पे, और यह मध्यकालीन भारत का सफर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन। पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच तुलनात्मक अध्ययन एवं अन्य तथ्य। तो पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश के बीच हम लोग क्या क्या समानताएं थी, क्या क्या अंतर था, इसके बीच, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, और कुछ अन्य तथ्यों को देखेंगे और इसे समाप्त करेंगे। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहारों का शासन पश्चिमी भारत और गंगा के ऊपरी सतह पर 10वीं शताब्दी के मध्य तक रहता है। पाल वंशों का शासन पूर्वी भारत में 9वीं शताब्दी के मध्य तक रहता है, जबकि राष्ट्रकूटों का शासन दक्कन एवं उत्तर और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों तक, और राष्ट्रकूटों का शासन पाल वंश एवं गुर्जर प्रतिहारों की अपेक्षा लंबे समय तक, और उत्तरी और दक्षिणी भारत के मध्य एक सेतु की तरह कार्य किया। किसका? तो राष्ट्रकूट वंशों का जो शासन था। तो याद रखें, गुर्जर प्रतिहारों का शासन पश्चिमी भारत और गंगा के ऊपरी सतह तक रहा। कब तक? 10वीं शताब्दी के मध्य तक। याद रखेंगे कि गुर्जर प्रतिहारों का शासन पश्चिमी भारत और गंगा के ऊपरी सतह तक रहा 10वीं शताब्दी के मध्य तक, जबकि पाल वंशों का शासन पूर्वी भारत में 9वीं शताब्दी के मध्य तक रहा। राष्ट्रकूटों का शासन दक्कन एवं उत्तर और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों तक रहा, और राष्ट्रकूटों का शासन पाल वंश और गुर्जर प्रतिहारों की अपेक्षा लंबे समय तक रहा। और उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य जो राष्ट्रकूटों का शासन था, एक सेतु की तरह काम किया, ब्रिज की तरह काम किया, पुल की तरह काम किया, दोनों को जोड़ने का काम किया, उत्तर और दक्षिण भारत को। याद रखेंगे, तीनों के बीच लगातार टकराव और उत्तर भारत के गंगा क्षेत्र पर कब्जा करने हेतु तीनों के बीच कन्नौज में परस्पर संघर्ष, जिसका नाम कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। तो जो पाल वंश था, गुर्जर प्रतिहार वंश था, और यह राष्ट्रकूट वंश, तीनों के बीच लगातार टकराव होता रहा, और उत्तर भारत के गंगा क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए तीनों के बीच उत्तरी गंगा मैदान, जिसका नाम है कन्नौज, वहां पे संघर्ष होता रहा लगभग 200 से 300 वर्षों तक, और इसे कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष नाम दिया गया। याद रखेंगे
कि तीनों के बीच लगातार टकराव होता रहा पाल वंश, गुजरात गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच। और उत्तर भारत के गंगा क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए कन्नौज के क्षेत्र में लगातार संघर्ष होता रहा लगभग 200 से 300 वर्षों तक, जिसे कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष नाम दिया गया। तो ये तो था कुछ फैक्ट। इसके बाद हम लोग तीनों के प्रशासन पर आए, तीनों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था तो उसे हम लोग देखें। प्रशासनिक ढांचा गुप्त वंश, पुष्यभूति वंश और दक्कन के चालुक्य वंश की तरह। तो जो पाल वंश थे, गुर्जर प्रतिहार वंश थे और राष्ट्रकूट वंश थे, इन तीनों का जो प्रशासनिक ढांचा था वह गुप्त वंश, पुष्यभूति वंश और दक्कन के चालुक्य वंश की तरह था। तो याद रखेंगे कि तीनों का प्रशासनिक ढांचा कैसा था, तो गुप्त वंश, पुष्यभूति वंश और दक्कन के चालुक्य वंशों की तरह था। प्रशासन का एवं सेना का प्रमुख कौन था, तो राजा होता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन और सेना तीनों जो चीफ कमांडर होता था, कमांडर इन चीफ और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, वह दोनों राजा होता था। अर्थात प्रशासन का प्रमुख और सेना का प्रमुख दोनों कौन होता था, राजा होता था। राजाओं की समस्याओं के निपटारे एवं सहायता हेतु कई मंत्री जिसे मंत्री परिषद कहते थे एवं अधिकारी और मंत्रीगण कैसे होते थे, तो इन्हें आनुवंशिक रखा जाता था। राजा अपने मन मुताबिक इनको चुन कर रखते थे। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती थी, तो राजा के द्वारा। याद रखेंगे, नियुक्ति राजा के द्वारा होता था। ये मुख्यतः राजाओं के सामंत हुआ करते थे। तो राजाओं की समस्या को निपटारे के लिए और उनकी सहायता के लिए बहुत सारे मंत्री परिषद होते थे और अधिकारी होते थे, और ये सभी आनुवंशिक होते थे, अर्थात हेरिडेटरी होते थे। राजा जिसे चाहे उसे नियुक्त कर सकता था। और जनरली क्या होते थे कि एक अधिकारी का बेटा उसका ही पुत्र होता था। तो यह हेरिडेटरी था, आनुवंशिक होता था। प्रत्येक साम्राज्य में कर वसूलने के लिए मंत्री होते थे, विदेश मामले के सचिव होते थे, खजाने के लिए स्पेशल मंत्री होता था, सेनापति होता था, मुख्य न्यायाधीश होता था और पुरोहित होता था। पुरोहित को छोड़कर अन्य सभी मंत्रियों की आवश्यकता पड़ने पर युद्ध में इस्तेमाल। तो याद रखेंगे कि प्रत्येक साम्राज्य में कर वसूलने के लिए एक अलग मंत्री परिषद होता था, एक अलग विभाग होता था। विदेश मामले को देखने के लिए भी एक अलग मंत्री होता था। खजाने के देखरेख के लिए भी एक अलग मंत्री होता था। एक सेनापति होता था जो कि सैन्य का कमान देखता था। चीफ जस्टिस या अर्थात मुख्य न्यायाधीश होता था जो न्याय का काम करता था। पुरोहित होता था जो कि राजा के साम्राज्य में पूजा पाठ और धार्मिक कार्य कराता था। पुरोहित को छोड़कर अन्य सभी मंत्रियों को राजा युद्ध के समय इस्तेमाल कर सकता था, अर्थात युद्ध के समय पुरोहित को छोड़कर बाकी सभी जा सकते थे। वह राजा पर निर्भर था। याद रखेंगे, तीनों वंशों के पास विशाल, प्रशिक्षित एवं सुव्यवस्थित घुड़सवार सेना, पैदल सेना एवं हस्ती अर्थात हाथी सेना थी। तो याद रखेंगे, यह जो पाल वंश था, गुर्जर प्रतिहार वंश था एवं राष्ट्रकूट वंश था, इन तीनों के पास एक विशाल, प्रशिक्षित और सुव्यवस्थित घुड़सवार सेना थी, पैदल सेना थी और हाथी सेना थी। तो याद रखेंगे कि तीनों वंशों के पास एक लार्ज अमाउंट में क्या थे, तो ट्रेंड जो घुड़सवार सेना थे, पैदल सेना थे और हाथी सेना थे, सुव्यवस्थित थे। याद रखेंगे ये तीनों मौजूद थे। प्रतिहारों के पास सबसे अच्छी घुड़सवार सेना, पालों के पास सबसे बड़ी हस्ती सेना और राष्ट्रकूटों के पास सबसे ज्यादा किले। तो याद रखेंगे कि प्रतिहार वंश के पास, इन तीनों वंशों में प्रतिहार वंश के पास सबसे अच्छी घुड़सवार सेना थी, जबकि पाल वंशों के पास सबसे बड़ी हाथी सेना थी और राष्ट्रकूटों के पास सबसे ज्यादा फोर्ट्स थे, अर्थात किले थे, दुर्ग थे।
तो प्रतिहारों के पास सबसे अच्छी घुड़सवार सेना, पालों के पास सबसे बड़ी हस्ती सेना अर्थात हाथी सेना, और राष्ट्रकूटों के पास सबसे ज्यादा किले थे, फोर्ट थे, दुर्ग थे। तीनों के पास पैदल सेना के नियमित एवं अनियमित सैनिक, तीनों वंशों के पास पैदल सेना और घुड़सवार सेना के लिए नियमित और अनियमित सेना थे, रेगुलर और इरेगुलर इन्फेंट्री थे। कि एक तो था नियमित जो परमानेंट सैनिक था, और एक जरूरत पड़ने पर जिसका इस्तेमाल किया जाता था उसे अनियमित सेना कहते थे, और फिर युद्ध के बाद उसे फिर वापस छोड़ दिया जाता था, और अनियमित सेना का वेतन नियमित से ज्यादा था। तो तीनों के पास पैदल सेना के नियमित एवं अनियमित सैनिक, आवश्यकता पड़ने पर जागीरदारों की सेना का भी इस्तेमाल, तो आवश्यकता पड़ने पर जागीरदारों की सेना का भी युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था, और जागीरदारों के पास स्वयं की एक सैन्य की टुकड़ी होती थी। याद रखेंगे कि जागीरदारों के द्वारा अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक शासन पर एक निश्चित जागीर के साथ एवं सैन्य की एक स्वयं की एक टुकड़ी, जागीरदारों के द्वारा अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया जाता था पर एक निश्चित जागीर के साथ। जागीरदारों के पास एक निश्चित जागीर होती थी अर्थात भूमि होती थी, और उसी जागीर पर वह जागीरदार स्वतंत्रता पूर्वक शासन करता था, और उसे एक स्वयं की सैन्य टुकड़ी भी होती थी जो आवश्यकता पड़ने पर राजा द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो जागीरदारों के द्वारा अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक शासन पर एक निश्चित जागीर के साथ एवं सैन्य की एक स्वयं की एक टुकड़ी मौजूद होती थी। जरूरत पड़ने पर राजाओं के द्वारा युद्ध में जागीरदारों का भी इस्तेमाल युद्ध हेतु, तो जरूरत पड़ने पर राजा के द्वारा युद्ध में जागीरों का भी इस्तेमाल किया जा सकता था, किया जाता था। तो जरूरत पड़ने पर राजाओं के द्वारा युद्ध में जागीरदारों का भी इस्तेमाल। ऐसा माना जाता है कि पालों एवं राष्ट्रकूटों के पास अपनी नौ सैनिक शक्ति थी। तो ऐसा माना जाता है कि पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के पास अपनी जो नौसेना, जो जल के जो समुद्री सैनिक होते हैं वो थी। तो ऐसा माना जाता है कि पाल वंश और राष्ट्रकूट वंशों के पास अपनी नौ सैन्य शक्ति थी। याद रखेंगे। तो ये था तीनों का प्रशासन। अब हम लोग देखते हैं तीनों के बीच का प्रशासनिक विभाजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। प्रशासनिक विभाजन कैसा था? तो सबसे ऊपर जो था वह केंद्र था। केंद्र सबसे ऊपर था, उसका प्रधान कौन होता था? तो राजा होता था। उसके अंदर में राष्ट्र होता था जिसका प्रधान राष्ट्रपति या राज्यपाल होता था। राष्ट्र के अंदर में विस या जिला, जिसे जिला कहते थे या मंडल कहा जाता था, तो उसके प्रधान को विसपति कहा जाता था। विस के अंदर भुक्ति होता था जो आज का अनुमंडल है, और उसके प्रधान को उपालिक या भोगपति कहते थे। और भुक्ति के अंदर में पटल होता था अर्थात गांवों का समूह, जिसके प्रधान को भोजपति कहते थे। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है, भोगपति और भोजपति। जो भुक्ति का प्रधान होता था उसे भोगपति, और जो पटल का प्रधान होता था उसे भोजपति। और भोज पटल के अंदर में ग्राम होते थे जिसके प्रधान को ग्राम प्रधान, जिसे आज हम लोग मुखिया भी कहते हैं। याद रखेंगे कि सबसे ऊपर में केंद्र होता था, सेंटर होता था, जिसका प्रधान राजा होता था। उसके अंदर में राष्ट्र होता था और उसके प्रधान को राष्ट्रपति या राज्यपाल कहते थे। उसके अंदर में विस होता था जिसे मंडल या जिला कहते थे, और उसके प्रधान को विसपति कहते थे। उसके अंदर में भुक्ति अर्थात अनुमंडल होता था, और उसके प्रधान को उपालिक या भोगपति कहते थे। और भुक्ति के अंदर में पटल अर्थात गांवों का समूह होता था, जिसके प्रधान को भोजपति कहते थे। और पटल के अंदर में गांव होते थे और उसके प्रधान को ग्राम प्रधान कहते थे। ग्राम प्रधान की सहायता ग्राम सेवक के द्वारा होती थी। ग्राम प्रधान
एवं ग्राम सेवक दोनों के पद आनुवंशिक होते थे। तो ग्राम प्रधान की सहायता ग्राम सेवक के द्वारा होती थी, विलेज अकाउंटेंट के द्वारा होती थी। तो ग्राम प्रधान की सहायता ग्राम सेवक के द्वारा होती थी और ग्राम प्रधान और ग्राम सेवक दोनों कैसे होते थे? तो आनुवंशिक पद होते थे, याद रखेंगे, हेरिडेटरी पोस्ट होते थे, आनुवंशिक पद। गांव के जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते थे, सबसे जो एल्डर व्यक्ति होते थे, उन्हें ग्राम महाजन या ग्राम महात्र कहा जाता था। उसे ही गांव का मुखिया या गांव का प्रधान नियुक्त किया जाता था। तो गांव के बुजुर्ग अर्थात गांव के सबसे बड़े व्यक्ति, जिसे ग्राम महाजन या ग्राम महात्र कहा जाता था, उसे ही गांव का मुखिया या ग्राम प्रधान बनाया जाता था। याद रखेंगे, गांव के बड़े बुजुर्ग को सबसे क्या कहते थे? ग्राम महाजन या ग्राम महात्र। उसे ही ग्राम का मुखिया या ग्राम प्रधान बनाया जाता था। ग्राम प्रधान के काफी निकट कार्य करने वाले उप संगठन, तो ग्राम प्रधान के साथ एक उप संगठन मौजूद होता था जो उसके काफी क्लोजली सिमिलर होता था, काफी नजदीक होता था। तो ग्राम प्रधान के साथ काफी निकट एक सहायता करने वाला एक संगठन होता था, जिसे उप संगठन भी कहते थे। तो ग्राम प्रधान के काफी निकट कार्य करने वाले उप संगठन होते थे, याद रखेंगे। इसके बाद विस्पति का क्या कार्य था? कि जिला स्तर पर कर एकत्र करना, नियम एवं कानून व्यवस्था बनाना। विस्पति का जो कार्य था वह जिला स्तर पर कर एकत्र करना, नियम एवं कानून बनाना। उसी प्रकार ग्राम प्रधान का क्या काम था? ग्राम स्तर पर नियम एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो जिला स्तर पर कर एकत्र करना, रेवेन्यू को कंट्रोल करना, यह काम था किसका? विस्पति का। नियम एवं कानून की व्यवस्था को बनाना। विस्पति के साथ शहरों में व्यापार और अन्य विकासात्मक कार्य हेतु अन्य संगठन, जिस प्रकार गांव में उप संगठन होते थे ग्राम प्रधान के साथ उसके विकास कार्यों को देखने के लिए, उसी प्रकार शहरों के अंदर विस्पति के साथ व्यापार एवं अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए भी अन्य संगठन सहायता करते थे, मौजूद होते थे। याद रखेंगे कि विस्पति के साथ शहरों में व्यापार एवं अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए अन्य संगठन मौजूद होते थे। शहरों में कानून व्यवस्था के पालन करवाने हेतु कोतवाल या कोषपाल, तो शहरों में कानून व्यवस्था को पालन करवाने के लिए क्या नियुक्त होते थे? तो कोतवाल या कोषपाल कहते थे, उसकी नियुक्ति होती थी, कोतवाल या कोषपाल की। अनुमंडल स्तर पर कर एकत्र करना, नियम एवं कानून व्यवस्था बनाना, यह काम उपारिक या भोगपति का था। तो अनुमंडल स्तर पर कर एकत्र करना और नियम कानून की व्यवस्था कराना, नियम एवं कानून बनाना, यह सब जिम्मेवारी किसकी थी? तो अनुमंडल स्तर पर उपारिक की अर्थात भोगपति की। तो यह जो था प्रशासनिक विभाजन और इसके कुछ कार्यों, जो मेन अधिकारी होते थे उसके कार्यों को हमने देखा। इसके बाद कुछ अन्य फैक्ट है। मंत्री परिषदों के पास राजा के बाद उच्च शक्ति, तो मंत्री परिषदों के पास राजा के बाद उच्च शक्ति, जो मंत्री परिषद होते थे उनके पास राजा के बाद उच्च शक्ति होती थी, अर्थात राजा के बाद जो जितनी सारी पावर थी वह किसके पास थी? तो उसके मंत्री परिषद एवं अधिकारियों के पास। धीरे धीरे मंत्री परिषदों पर से राजा का कमान कम होना प्रारंभ एवं सरकार में सामंती व्यवस्था का उदय एवं राजा की शक्ति कमजोर। इस प्रकार राजा मुख्य सामंतों पर निर्भर एवं छोटे छोटे गांव स्वतंत्र। तो धीरे धीरे मंत्री परिषदों पर से राजा का कमान कम होना प्रारंभ शुरू हुआ एवं सरकार में सामंती व्यवस्था का उदय हुआ और राजा की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। इस प्रकार राजा मुख्य सामंतों पर निर्भर रहने लगा एवं छोटे छोटे गांव अब क्या हो गए? स्वतंत्र होने लगे। तो धीरे धीरे मंत्री परिषदों पर से राजा का कमान कम होना प्रारंभ हुआ
एवं सरकार में सामंती व्यवस्था का उदय हुआ एवं राजा की शक्ति धीरे धीरे क्या होने लगी, कमजोर होने लगी। इस प्रकार राजा मुख्य सामंतों पर निर्भर रहने लगा एवं छोटे छोटे गांव क्या हो गए, स्वतंत्र होने लगे। याद रखेंगे, सामंती राज्य लोगों की सुरक्षा एवं उनके लोगों के अस्तित्व को बचाने में अक्षम। तो जो सामंती राज्य थे वे लोगों की सुरक्षा करने और उनके अस्तित्व को बचाने में क्या थे, अक्षम थे। अर्थात ये जो सामंती राज्य होने लगे, जो सामंत होने लगे, वे शोषक बन गए, लोगों का शोषण करने लगे। जैसे कि मंदिर, उसके बाद व्यापारी, उसके बाद ब्राह्मण और भी कुछ जो अधिकारी वर्ग थे, ये क्या हो गए, लोगों की सुरक्षा एवं अस्तित्व बचाने में ये क्या हो गए, अक्षम हो गए और ये लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करने लगे, शोषण करने लगे। सामंती व्यवस्था के बाद राजनीति एवं धर्म में धर्मनिरपेक्षता समाप्त हो गई। राजा हिंदू, तो याद रखेंगे कि सामंती व्यवस्था के बाद राजनीति में धर्मनिरपेक्षता समाप्त हो गई। अर्थात एक दूसरे के धर्म के प्रति जो सहयोग था वह धीरे धीरे खत्म हो गया। एक धर्म का दूसरे धर्म के विरुद्ध जो दोष था, अर्थात जो ईर्ष्या था, वह बढ़ने लगा। तो याद रखेंगे, तो सामंती व्यवस्था के बाद राजनीति एवं धर्म में धर्मनिरपेक्षता समाप्त हो गई। ऊंच नीच, छुआछूत और जात पात का भेदभाव काफी उत्पन्न हो गया। राजा हिंदू अर्थात वैष्णव और शैव धर्म के होते थे, बौद्ध और जैन संप्रदाय को भी मानते थे, पर मुस्लिमों के लिए केवल राष्ट्रकूटों में अपनाया गया। तो जो तीनों वंश होते थे, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों में जो राजा होते थे वे वैष्णव और शैव संप्रदाय के हिंदू हुआ करते थे, अर्थात विष्णु और शिव के उपासक हुआ करते थे। लेकिन कुछ कंडीशन में बौद्ध एवं जैन संप्रदाय को भी मानते थे। तो जैसे कि पाल वंशों के कुछ शासक जैसे कि धर्मपाल और देवपाल, ये बौद्ध धर्म के काफी समर्थक थे। तो बौद्ध और जैन धर्म को भी ये क्या करते थे, मानते थे। लेकिन मुस्लिमों को संरक्षण केवल राष्ट्रकूट वंश में हुआ। याद रखेंगे कि मुस्लिमों को संरक्षण केवल किस वंश में मिला, तो राष्ट्रकूट वंश में। जबकि तीनों वंशों में जो राजा होते थे वे हिंदू धर्म के होते थे और उसमें भी वैष्णव एवं शैव संप्रदाय के होते थे। वैष्णव एवं शैव संप्रदाय और बौद्ध और जैन संप्रदाय को भी ये काफी मानते थे। लेकिन मुस्लिम संप्रदाय को केवल संरक्षण मिला राष्ट्रकूट वंश में। तो ये तो था प्रशासनिक विभाजन और प्रशासन। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार एवं वाणिज्य। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग कुछ समय के बाद व्यापार एवं वाणिज्य के साथ और कुछ अन्य फैक्ट के साथ।